आइए आज हम स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 66। कह रहा है पर्सन ऑफ मास 60 kg इनसाइड लिफ्ट ऑफ मास 940 kg एंड प्रेसेस द बटन ऑन कंट्रोल पैनल। कह रहा है एक आदमी है जिसका द्रव्यमान 60 किलोग्राम है और वो 940 किलोग्राम की लिफ्ट के अंदर बैठा है और अब बटन को दाब दिया जाता है लिफ्ट को चलने के लिए। तो कह रहा है द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सीलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब वो लिफ्ट जो है जिसके अंदर मनुष्य बैठा है वो ऊपर की ओर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना शुरू कर देती है। कह रहा है इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज। अब कह रहा है यदि गुरुत्वीय त्वरण का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो सपोर्टिंग केबल जो है जिससे लिफ्ट बंधी हुई है वो केबल या तार, उस पर जो है तनाव कितना ज़्यादा होगा। तो सीधा अगर हम लोगों को डायग्राम बनाना आता है कि फोर्स किस प्रकार से काम कर रहे हैं तो बहुत ही आसान प्रक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए बना दिया गया है, इसके अंदर आदमी बैठा है, 940 किलोग्राम की ये लिफ्ट है। तो कह रहा है मास ऑफ पर्सन कितना है, आदमी का द्रव्यमान कितना है, m बराबर 60 किलोग्राम। मास ऑफ लिफ्ट, लिफ्ट का द्रव्यमान कितना है, 940 किलोग्राम। लिफ्ट का त्वरण कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्वीय त्वरण कितना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना सब क्वेश्चन में हमको दिया गया है। अब देखो लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है मान लीजिए ऊपर की ओर a त्वरण है, तो जब ऊपर की ओर जाएगी तो ये देखिए इस प्रकार से हम लोग डायग्राम बना रहे हैं। ये m जो है ये व्यक्ति और लिफ्ट दोनों का द्रव्यमान है क्योंकि रस्सी से जो बंधी हुई है लिफ्ट उसमें आदमी और लिफ्ट दोनों का द्रव्यमान काम करेगा। तो जब ये काम करेगा तो ये mg नीचे की ओर काम करेगा, mg। तो m कितना है, 940 और 60 1000 है, तो 1000 गुणे 10 हो जाएगा। ये देखिए नीचे वाला ये अलग है, इसी में समझेंगे हम लोग। तो अगर इसी में बनाया जाए डायग्राम तो इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं, इसी में बना के दिखा देते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगर केंद्र बिंदु ये हो हमारे पास, इसके द्रव्यमान का जो काम कर रहा है पूरा भार, तो यह mg नीचे की ओर लग जाएगा और ये तनाव बल ऊपर की ओर लग जाएगा, डोरी का तनाव इस प्रकार। तो mg ये नीचे की ओर काम करेगा, तो इसमें कैपिटल M प्लस स्मॉल m कर देते हैं और ब्रैकेट के बाहर g, और ये तनाव T हो जाएगा। तो अब चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है इसका मतलब तनाव ज़्यादा है, तो T माइनस ये पूरा हो जाएगा कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इक्वल टू ये ma हो जाएगा, या ये कहें m प्लस m और a हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो यही देखिए लिखा है T माइनस कैपिटल M प्लस स्मॉल m g इक्वल टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू a। बस अब इसी के आधार पे सारी चीज़ें रख दीजिए, टेंशन निकल आएगा। तो T इधर है, ये पूरा उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो ये देखिए प्लस में चला गया और m प्लस m स्मॉल m कॉमन ले लिया है तो a प्लस g एक ब्रैकेट में हो जाएगा। तो ये m 940 प्लस 60 और त्वरण a हमारा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और g का मान 10 है। तो सॉल्व करने पे आ गया 11000 न्यूटन। तो 66 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। 66 का C विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा।
अब क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं, अगर एक बार आपको बात समझ में आ जाए तो सब उसी तरह निकलता चला आएगा। कह रहा है मास ऑफ ए लिफ्ट इज 2000 kg। एक लिफ्ट है जिसका द्रव्यमान 2000 किलोग्राम है। व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल इज 28,000 न्यूटन। टेंशन जो है सपोर्टिंग केबल में वो कितना है, 28,000 न्यूटन है। कह रहा है देन इट्स एक्सीलरेशन इज, तब इसका त्वरण कितना है। फिर वैसे ही डायग्राम बना लीजिए, आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए डायग्राम बना लिया गया है। टेंशन ऊपर की ओर कितना है, 28,000 न्यूटन टेंशन का है या डोरी में बल का है, एक ही बात। mg नीचे की ओर काम कर रहा है 20,000 न्यूटन, तो इसका मतलब है कि g उसका 10 है, तो 2000 इसका द्रव्यमान है और g जो है उसका गुरुत्वीय त्वरण है, तो mg किया गया है। तो m हमको 2000 दिया गया है क्वेश्चन में और g 10 हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण। तो ये 2000 गुणे 10 हो गया। अब देखिए इसका डायग्राम बनाइए। तो चूंकि लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, त्वरण ऊपर की ओर है, तो F ज़्यादा होगा mg से, तो F माइनस mg बराबर ma हो जाएगा। तो F माइनस mg बराबर ma। F हमारा 28,000 न्यूटन है इक्वल टू, अब यहाँ पर हम लोग ये इधर जाएगा तो mg प्लस ma हो जाएगा। इसको इस तरह करना चाहिए। तो ये इसने डायरेक्ट कर दिया है। यह 28,000 माइनस mg, ये 20,000 बराबर हो जाएगा m हमारा कितना है 2000 इंटू a। अभी 28 में 20,000 घटेगा तो 8,000 आ जाएगा इक्वल टू 2000 a। अब ये पूरा कटेगा तो 4 आ जाएगा, 2 चक्को 8, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर की ओर लगेगा। अपवर्ड मतलब ऊपर की ओर। 67 का ये वाला विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज ऑफ इंक्लिनेशन थीटा। कह रहा है एक आनत तल पर एक द्रव्यमान m रखा गया है, ब्लॉक है कोई गुटका, और वो आनत तल का झुकाव कोण कितना है थीटा, और ये m ब्लॉक रखा गया। कह रहा है द होल सिस्टम इज एक्सेलरेटेड हॉरिजॉन्टली। पूरा का पूरा सिस्टम क्षैतिज दिशा में उस पर त्वरण लग रहा है, पृथ्वी के समतल पर क्षैतिज दिशा में त्वरण लग रहा है। कह रहा है सो दैट द ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द वेज। अब त्वरण लग रहा है तो इतना त्वरण लग रहा है कि ये बॉक्स जो है इस आनत तल पर इधर उधर स्लिप नहीं कर रहा, फिसल नहीं रहा। कह रहा है द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। तो कह रहा है कि इस ब्लॉक के द्वारा जो ये ब्लॉक है मतलब गुटका है, इसके द्वारा इस एज पर यानी ये आनत तल पर कितना बल लगाया जा रहा है ये पूछ रहा है। जी रखना है एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी की जगह। तो इसको देखते हैं, सारे डायग्राम बना लेंगे अगर हम तो बड़ी आसानी से निकलेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मान लीजिए ब्लॉक रखा है, तो जितने फोर्स हैं उनको, जितने कंपोनेंट हैं, कौन कौन सा बल किस दिशा में लग रहा है, अगर उसको हम संतुष्ट कर पाए तो आराम से हमारा आंसर निकल आएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कोण थीटा है, तो यहाँ पर mg नीचे की ओर काम करेगा। वस्तु का भार हमेशा पृथ्वी के, ये पृथ्वी है तो उससे 90 डिग्री यानी ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर काम करता है। ये देखिए
नॉर्मल रिएक्शन है, इस तल की प्रतिक्रिया। तो ये जो है हमेशा इस तल के ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर काम करती है। अब ये दोनों बन गए। अब ये चारों दिशा में ये 4 घटक हमको बनाना है, इन्हीं को बैलेंस करना है। तो यहाँ से नीचे लाइन खींचा तो ये थीटा बन गया, थीटा। अब अगर ये थीटा हो गया तो mg है, तो पास में काश, तो mg काश थीटा हो जाएगा। अब जो है mg काश थीटा हो जाएगा और इस लाइन को हम ऐसे आगे बढ़ा सकते हैं। तब देखिए एक लाइन ये नीचे हो गई और इसको हम ऐसे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए 2 लाइनें इस तरह अगर जाएं, उनको एक लाइन ऐसे काटे तो एक अंतर कोण क्या बोलते हैं, इधर वाले कोण जो है ये बराबर होंगे। तो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। अब अगर ये थीटा है तो मान लीजिए कि ये ए त्वरण से इधर की ओर चल रहा है कि ये ब्लॉक ना खिसके। तो इस पर ए त्वरण अगर इधर की ओर लगेगा तो क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के आधार पर पिंड पर ए त्वरण इधर को लगेगा, क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोई वस्तु किसी न्यूटन के तीसरे नियम में कि अगर किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह हम पर एकदम उसी अपोजिट दिशा में बल लगाती। तो यहाँ पर त्वरण है, बल बराबर यमे होता है, तो यहाँ सिर्फ त्वरण की बात कर रहा है। तो अगर त्वरण इधर को लग रहा है तो इस गुटके के द्वारा त्वरण इधर को होगा, तो दिशा इधर हो गई। अब जब ये इधर हो गई ए, तो अब इसका ये घटक देखा जाए अगर बल का, तो यमे काश थीटा इधर चला जाएगा, क्योंकि थीटा इधर पास में, यमे काश थीटा इधर जाएगा तो इससे ये 90 डिग्री के कोण पर है, तो यमे साइन थीटा इधर आ जाएगा। तो प्लस करके हमें साइन थीटा लिख दिया। अब देखिए ये mg काश थीटा है, पास में काश, तो mg काश थीटा इधर है, तो mg साइन थीटा इधर होगा। तो यमे काश थीटा को mg साइन थीटा बैलेंस करेगी और mg काश थीटा प्लस यमे साइन थीटा को n बैलेंस करेगा। अब इसी से के आधार पर हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखिए कह रहा है द एज इज गिवन एन एक्सीलरेशन टू द लेफ्ट। कह रहा है कि अगर एज को, ये जो आनत तल है, इसको अगर हम बाईं तरफ को त्वरण दे रहे हैं तो कह रहा है द ब्लॉक हैज ए स्यूडो एक्सीलरेशन टू द राइट। तो इस ब्लॉक पर एक आभासी त्वरण दाहिनी ओर लगेगा क्रिया प्रतिक्रिया नियम से। ऐसे बात, इसको इधर ढकेलेंगे तो ये इधर को बल लगाएगा। कह रहा है कि प्रेसिंग अगेंस्ट द वेज बिकॉज ऑफ विच द ब्लॉक इज नॉट मूविंग। ये प्रेस करेगा इस वेज को ए त्वरण से इधर को, ए आभासी त्वरण से, लेकिन अब एक बात यह है कि ये ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो जब ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि जब ब्लॉक मूव नहीं करेगा तो ये mg साइन थीटा यमे काश थीटा के बराबर होगा, क्योंकि अपनी जगह पे। तो mg साइन थीटा इक्वल टू यमे काश थीटा हो गया। अब a हमको निकालना है, तो a इक्वल टू आ गया g साइन थीटा अपान काश थीटा, g साइन थीटा अपान काश थीटा। टोटल एक्सीलरेशन ऑफ द वेज ऑन द ब्लॉकेज। अब अगर हमको टोटल एक्सीलरेशन निकालना है कि इस ब्लॉक पे कितना है, तो वो हमारा हो जाएगा n इक्वल टू mg काश थीटा प्लस ma साइन थीटा। अब देखिए n को कौन बैलेंस कर रहा है, mg काश थीटा प्लस ma साइन थीटा। तो n बराबर हो जाएगा mg काश थीटा प्लस ma साइन थीटा। अब a की जगह वैल्यू रख देंगे, तो ये हमारा आ गया n बराबर mg काश थीटा प्लस ma साइन थीटा। mg काश थीटा प्लस a की जगह वो जो नीचे आया था उसको रख दिया, तो ये हो गया mg साइन थीटा इंटू साइन थीटा अपान काश थीटा। तो ये हो गया n बराबर mg काश स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
ये इधर चला जाएगा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा अपान टोटल cos थीटा हो जाएगा। तो ये हो जाएगा mg, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो mg अपान cos थीटा हो जाएगा n इक्वल टू। तो यही हमसे पूछा जा रहा है कि ब्लॉक पर कितना बल लगेगा। पूछ रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। अरे ये क्वेश्चन है। कह रहा द फोर्स एग्जर्टेड बाय द वेज ऑन द ब्लॉक विल बी। तो गुटके के द्वारा वेज यानी जो ये तल है ये वाला, इस पर कितना बल लगाया जा रहा है। तो ये बल जो नॉर्मल रिएक्शन होगी उसी का प्रतिक्रिया बल इस पर लगेगा। तो ये आ गया mg अपान cos थीटा 68 का डी आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग इसको निकालेंगे। केवल अगर आप बलों का गणित समझ गए कि बल कैसे लग रहे हैं तो सारी चीज़ बड़ी आसान हो जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। कह रहा है मैन वेट 80 kg, ही स्टैंड ऑन ए वेइंग स्केल इन ए लिफ्ट विच इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है व्हाट वुड बी द रीडिंग ऑफ द स्केल। जी की वैल्यू दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कह रहा है एक आदमी है, उसका द्रव्यमान कितना है, उसका वेट है 40 किलोग्राम। ये वेट है, द्रव्यमान नहीं है, मास नहीं है, ये वेट है कह रहा है। अभी भी ऊपर देखते हैं क्या है। अब कह रहा है कि एक लिफ्ट में एक तराजू रखा है, स्केल रखा है, उसके ऊपर वो खड़ा हो जाता है और लिफ्ट 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर जा रही है। तो कह रहा है उस आदमी की रीडिंग क्या होगी, ये हमको बताना। तो अभी तक जैसे करते चले आए हैं वैसे हम करते चले जाएंगे। तो अब देखिए इसको बना लेते हैं फिगर को, और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो मान लीजिए कोई लिफ्ट है, इस पर एक तराजू रखा है ऐसे, इस पर वो आदमी खड़ा है, इस पर ये आदमी खड़ा है। अब जो है क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रहा है, ऊपर की ओर जा रही है। जाहिर सी बात है इसका टोटल भार नीचे की ओर काम करेगा और ये त्वरण जो है ऊपर की ओर काम करेगा। तो ये त्वरण ऊपर को काम करेगा क्योंकि लिफ्ट ऊपर को जा रही है। इसका तनाव डोरी का जो है लिफ्ट की ऊपर को काम करेगा और mg नीचे को काम करेगा। तो ध्यान दीजिए वो जो वेट लिखा था 80 किलोग्राम वो द्रव्यमान था, इसीलिए कहते हैं कि किताबों में कुछ गड़बड़ भी। वेट का मतलब तो भार हो गया, mg पूरा हो गया, जबकि यहाँ पर m की जगह 80 लिख रहा है। तो वेट नहीं मास था उस व्यक्ति का, ये ध्यान देना। आप देखिए जब लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है तो जाहिर सी बात है कि t ज़्यादा होगा mg से, तो हम t में से mg घटाएंगे क्योंकि इसकी दिशा इधर है और ये इधर को है। तो t में से mg घटा के किसके बराबर करेंगे, ma के बराबर कर देंगे, ma के बराबर। तो अब हमारा t कहें तो t बराबर हो जाएगा, ये इधर पॉजिटिव हो जाएगा तो mg प्लस ma हो जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा m कॉमन हो जाएगा, g प्लस a आ जाएगा। तो जब g प्लस a आ जाएगा तो वही देखिए लिखा है व्हेन द लिफ्ट इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन a देन रीडिंग ऑफ द स्केल। जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से जा रही है तो स्केल जो है तराजू उसकी रीडिंग क्या होगी, r बराबर m g प्लस a होगी। m हमको दे दिया है क्वेश्चन में, वैसे वेट लिखा है भार लेकिन वो मास है। तो m इक्वल टू 80 किलोग्राम हो जाएगा। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण 10 लिया गया है और 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ये लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है 5 मीटर। तो 5 हो गया
ये न्यूटन में होगा तो ये आ गया 1200 न्यूटन। तो 69 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 70 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सब में वैसा ही है, अगर आप लोग सही से समझ गए। कह रहा है मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम। यहाँ पर देखिए मैन वेट 80 किलोग्राम, मास होना चाहिए 80 किलोग्राम। ए मंकी ऑफ मास 20 किलोग्राम इज होल्डिंग ए वर्टिकल रोप। कह रहा है द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 kg। तो कह रहा है कि एक बंदर है, एक रस्सी से लटका हुआ है और बंदर का द्रव्यमान 25 किलोग्राम है। एक खड़ी रोप है, रस्सी है, उसी में लटका हुआ है। कह रहा है ये रस्सी नहीं टूटती है अगर 25 किलोग्राम द्रव्यमान उस रस्सी से और लटका दिया जाए। लेकिन अगर मास को 25 ग्राम और बढ़ा दिया जाए, यानी 25 को 50 कर दिया जाए, तो कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेलरेशन विद व्हिच द मंकी कैन क्लाइंब अपलोड द रोप। तो कह रहा है 25 को 50 अगर कर दिया जाए तो अब बंदर कितने त्वरण से उस रस्सी पर उछल कूद कर सकता है कि रस्सी न टूटे, इसको समझना। कह रहा सस्पेंडेड फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 किलोग्राम। बंदर 20 किलोग्राम का है और अगर उसमें 25 किलोग्राम और द्रव्यमान लटका दिया जाए रस्सी में तो रस्सी नहीं टूटती। लेकिन 25 को और अगर 25 बढ़ा दिया जाए, यानी 50 कर दिया जाए, तो रस्सी टूट जाती है। विल ब्रेक, रस्सी टूट जाती है। तो कह रहा है रस्सी में कितना अधिकतम त्वरण से बंदर उछल कूद कर सकता है कि रस्सी न टूटे, ये कहने का मतलब। तो इसको देखते हैं। तो इसको देखते हैं। तो मान लीजिए बंदर है और ये रस्सी से लटका हुआ है और इस पे नीचे की ओर इसका भार काम करेगा। और बंदर ऊपर की ओर उछल रहा है, ऊपर की ओर, इस प्रकार से। तो फिर से वही चीज बना लीजिए, mg नीचे की ओर काम करेगा, रस्सी का टेंशन ऊपर की ओर काम करेगा, त्वरण भी ऊपर की ओर है क्योंकि अपवर्ड उछल कूद कर रहा है। तो ये देखिए सीधा क्या होगा, ये फार्मूला बन जाएगा। t ज्यादा है क्योंकि त्वरण ऊपर को है, तो t माइनस mg इक्वल टू ma हो जाएगा। तो t माइनस mg इक्वल टू ma। t कितना है, t तो t में जो है तनाव कितना है t में, ये हम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा पढ़ लेते हैं। कह रहा है मंकी ऑफ मास 20 kg इज होल्डिंग इन ए वर्टिकल रोप। द रोप विल नॉट ब्रेक व्हेन ए मास ऑफ 25 kg इज सस्पेंडेड फ्रॉम इट। कह रहा है अगर 25 किलोग्राम रस्सी से लटकाया जाए तो रस्सी नहीं टूटती है। इफ फ्रॉम इट बट विल ब्रेक इफ द मास एक्सीड 25 kg। अगर 25 किलोग्राम से बढ़ाया जाता है, 25 किलोग्राम और नहीं, 25 किलोग्राम से अगर थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो रस्सी टूट जाती है। इसका मतलब तनाव सहन करने की क्षमता कितनी है, 25 किलोग्राम। तो टेंशन क्या होगा, 25 द्रव्यमान और g का गुणा कर देंगे क्योंकि t बराबर भी mg होता है। तो क्वेश्चन आप सही से समझ में आया। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बंदर है
एक रस्सी है, उसमें 25 किलोग्राम वजन सहने की क्षमता है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान। अगर 25 किलोग्राम से थोड़ा भी बढ़ाते हैं तो रस्सी टूट जाती है। अब जो है क्या है कि उसमें बंदर 20 किलोग्राम का ऊपर की ओर उछल रहा है, तो कह रहा है कितने त्वरण से वो उछल सकता है, ये हमको बताना। तो देखिए रस्सी का चूंकि वजन जो है, रस्सी का 25 किलोग्राम द्रव्यमान सह सकती है, तो 25 में अगर जी का गुणा कर दिया जाए तो T = mg होता है, तो तनाव निकल आएगा। तो 25 में जी का गुणा कर दिया माइनस, मंकी का द्रव्यमान 20 है और जी है बराबर, और 20 किलोग्राम का मंकी है तो यम उसका 20 है, तो यम की जगह फिर 20 रखेंगे। तो ये सॉल्व करने पे ये आ जाएगा हमारा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतने त्वरण से अगर वो ऊपर की ओर उछलेगा तो आराम से उछल सकता है बंदर। अब देखिए 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि ए लिफ्ट ऑफ मास 1000 kg which is moving up acceleration of 1 meter per second square in upward direction। कह रहा है एक लिफ्ट है जिसका द्रव्यमान 1000 किलोग्राम है और ऊपर की ओर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से जा रही है। कह रहा है देन द टेंशन डेवलप्ड इन स्ट्रिंग व्हिच इज कनेक्टेड टू लिफ्ट इज। तो कह रहा है कि जो लिफ्ट से रस्सी जुड़ी हुई है उसमें तनाव कितना होगा। फिर बार बार वही चीज पूछी जा रही है, आराम से इसको निकालिए। तो फिर से वही फिगर हम लोग बना देंगे। ये लिफ्ट है, इसका mg नीचे की ओर काम करेगा, रस्सी का तनाव ऊपर की ओर काम करेगा, और चूंकि ऊपर को लिफ्ट जा रही है तो एक्सीलरेशन ऊपर को काम करेगा। इधर mg काम करेगा, ये a है, ये t है। तो अब चूंकि ऊपर को जा रही है इसका मतलब t ज़्यादा है mg से, तो t माइनस mg = ma हो जाएगा। t बराबर ये पूरा उधर जाएगा तो mg + ma हो जाएगा। तो t बराबर m कॉमन ले लेंगे तो g + a हो जाएगा। तो t = mg + a, वही लिखा है। फ्रॉम ए लिफ्ट विच इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन ए द टेंशन t डेवलप इन द स्ट्रिंग कनेक्टेड टू द लिफ्ट इज गिवन बाय t = mg + a। कह रहा है अगर लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही है, डोरी में तनाव T है और त्वरण A है, उसका भार mg नीचे की ओर काम करेगा, तो उस पर तनाव के लिए T बराबर mg + a फार्मूला होगा। अब देखें हमको दिया है लिफ्ट का द्रव्यमान 1000 किलोग्राम, त्वरण ऊपर की ओर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो T बराबर आ गया m की जगह 1000 है, g 9.8 है, ऊपर की ओर त्वरण 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ये वाला। तो ये आ गया सॉल्व करने पे 10,800 न्यूटन। तो 71 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सारे क्वेश्चन उसी तरह हैं जैसे ऊपर किए गए हैं। कह रहा है 2 masses आर शोन इन द फिगर आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए massless pulley, the acceleration of the system and mass are left free is। कह रहा है कि ये सिस्टम जैसा देख रहे हैं वैसा बनाया गया है और ये पुली मासलेस है और स्ट्रिंग जो है हमारी ये रस्सी घर्षण रहित है। रस्सी का कोई द्रव्यमान नहीं है, मास रहित है और पुली घर्षण रहित है। तो कह रहा है द एक्सीलरेशन ऑफ द सिस्टम व्हेन मास आर लेफ्ट फ्री इज। अगर इन द्रव्यमानों को फ्री छोड़ दिया जाए तो जाहिर सी बात है कि ये ज़्यादा वजन है तो नीचे की ओर जाएगा और ये कम वजन है तो ऊपर की ओर जाएगा। तो कह रहा है इनका त्वरण कितना होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो सीधा फिगर बना देंगे और उसी से निकल आएगा। तो देखिए यहाँ बड़ा बढ़िया फिगर बनाया है। ये नीचे की ओर काम करेगा। अब इस पिंड के लिए बनाना है तो इसका गुरुत्वीय
बल नीचे की ओर काम करेगा mg, तो 10 द्रव्यमान है तो 10g हो जाएगा। तनाव ऊपर की ओर काम करेगा तो तनाव वाला निशान ऊपर की ओर लगा दिया, और इसका द्रव्यमान 5 किलोग्राम है तो भार नीचे को काम करेगा 5g, क्योंकि W = mg होता है, m 5 है, g का गुणा कर देंगे। और इसका तनाव हमेशा दूर की ओर काम करता है पिंड से, तो दूर की ओर बना दिए। अब देखिए रस्सी के लिए तनाव इस तरह होगा, पिंडों के लिए तनाव इस तरह होगा। अब चूंकि ये पूरा सिस्टम में इधर वाला ज़्यादा वजन है 10 किलोग्राम है, तो पूरा सिस्टम इस तरह चलेगा। तो इस पिंड के लिए त्वरण इस तरह ऊपर की ओर होगा, इस पिंड के लिए त्वरण इस तरह नीचे की ओर होगा। अब पूरा डायग्राम बन गया है। अब इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे वो समझ लीजिए। तो अगर इसके लिए देखें तो चूंकि पूरा सिस्टम ऊपर की ओर चल रहा है तो t ज़्यादा होगा 5g से, तो t - 5g बराबर ma, और 5 है तो 5a हो जाएगा। तो t - 5g = 5a। अब इसके लिए देखा जाए तो ये नीचे की ओर जा रहा है तो mg ज़्यादा होगा, तो 10g - t = 10a। जो पिंड का द्रव्यमान होता है वही इधर ma में रखते हैं, ध्यान देना, इधर वाले का इधर नहीं रख देना। तो ये हो गया। अब इक्वेशन इसको ऐड करेंगे तो 10g - 5g, t से t कट जाएगा, = आ जाएगा 15a। तो a बराबर 5g/15, 5 से 15 कटेगा तो g/3 आ जाएगा। तो 72 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है ए मास ऑफ 1 kg सस्पेंडेड बाय ए थ्रेड इट इज, कह रहा है एक 1 किलोग्राम द्रव्यमान को एक रस्सी से या धागे से बांध करके लटका दिया गया है। तो अब लिफ्ट अप विद एन एक्सीलरेशन 4.9, कह रहा है ऊपर इतने त्वरण से जाएगा या नीचे इतने त्वरण से जाएगा। ऊपर इतने त्वरण से जा रहा है, फिर दूसरी बार में नीचे इतने त्वरण से जा रहा है। तो कह रहा है कि जो डोरी में तनाव है उसका रेशियो क्या होगा। सीधा सीधा बात है, ऊपर नीचे के लिए जो डायग्राम बना है उसी तरह फिर बना देंगे। अब देखिए बार बार नहीं बनाएंगे, ऊपर अभी हम लोग बना चुके हैं कि जब ऊपर को जाती है तो t = mg+a आया है, t = mg+a जब अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है। तो नीचे वाले में t = mg-a हो जाएगा। तो इन्हीं दोनों की तुलना कर लेना है। तो देखिए अपवर्ड एक्सीलरेशन के लिए क्या होगा, t1 = mg+a, इस तरह बनेगा, लेकिन हम सीधा इतने को बता रहे हैं। और t2 = mg-a हो जाएगा। तो t1/t2 = g+a/g-a। g है हमारा 9.8 और a दिया है 4.9 क्वेश्चन में, अपान नीचे हो जाएगा 9.8 - 4.9 क्वेश्चन में दिया है। तो इधर जुड़ेगा इधर घटेगा तो आ जाएगा 4.9 का 2 गुना होता है ये, तो 2 गुना और 1 गुना 3 गुना बटे 2 गुने में 1 गुना घटेगा तो 1 आएगा, तो 3/1। तो t1/t2 का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो 73 का सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए मास m इज प्लेस्ड ऑन ए वेरी स्मूथ वेज रेस्टिंग ऑन ए सरफेस विदाउट फ्रिक्शन। कह रहा है कि एक ये वेज है त्रिकोण वाला जिसका एक कोण थीटा है, इसको वेज बोलते हैं, ध्यान देना। तो कह रहा है कि इस पर एक M द्रव्यमान का मास रखा गया है और ये जो तल है ये चिकनी है, मतलब इसमें घर्षण रहित है, विदाउट फ्रिक्शन लिख रहा है, घर्षण रहित है। कह रहा है वन द मास इज रिलीज्ड, जब इस द्रव्यमान को रिलीज किया जाता है M को, द एक्सेलरेशन टू बी गिवन टू द वेज सो दैट m रिमेन्स एट रेस्ट इन इज ए वेयर। अब कह रहा है कि ये मास जो m है, चूंकि ये घर्षण रहित है तो जाहिर सी बात है कि नीचे की ओर फिसलेगा। तो कह रहा है कि द एक्सेलरेशन टू बी गिवन टू द वेज सो दैट m रिमेन्स एट रेस्ट इज ए वेयर। कह रहा है ये चिकना तल है तो ये नीचे को खिसकेगा, लेकिन हमें इससे खिसकने नहीं देना। तो खिसकने नहीं देना तो जैसी बात है इसको इधर की ओर लेके दौड़ना पड़ेगा, तभी इसमें चिपका रह सकता है, क्योंकि
क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया बल लगेगा। तो कह रहा है कितने त्वरण से इसको लेकर के भागा जाए कि ये अपनी जगह पर स्थिर रहे, ये हमसे पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है तो उस हिसाब से हम लोग इसका कोण बना देंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए mg ऐसे काम करेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे काम करेगा, नॉर्मल रिएक्शन। और एक अब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब सारे बल मेंटेन कर लीजिए। ये mg है तो ये mg cos थीटा होगा, ये mg cos थीटा है तो जाहिर सी बात है कि ये 90 डिग्री पर ये mg sin थीटा हो जाएगा। अब जब इधर को a त्वरण से लेके भागेंगे तो पीछे की ओर भी a त्वरण लगेगा, इस गुटके पे चाकी फिसले, जितना बल इधर लगेगा उतना बल इधर लगेगा। तो ये a बल है, देखिए तो ये यहाँ में a डैश लिखा है, यहाँ में a डैश है, ये आभासी बल लगेगा इधर को ताकि ये पिंड फिसले ना। अब ये मान लीजिए हमारी ये नॉर्मल रिएक्शन है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन है हमारी। तो अब देखिए ये चारों घटक बैलेंस होना चाहिए, चारों घटक। तो अब देखिए ये एंगल थीटा है तो ये अगर एक लाइन इसको काट दे और एक लाइन ये है हमारी, तो ये कोई लाइन काट रही है तो जितना कोणीय है उतना कोणीय होगा। तो ये एम ए डैश है तो ये एम ए डैश कास थीटा हो जाएगा। तो एम ए डैश कास थीटा को एम जी साइन थीटा बैलेंस करेगा, एम ए डैश कास थीटा को एम जी साइन थीटा को एम ए डैश कास थीटा बैलेंस करेगा। ये देखिए एक ही दिशा में, और इस नॉर्मल रिएक्शन को ये एम जी कास थीटा बैलेंस करेगा। बस हो गया पूरा काम। इसको हम mg में, ये थीटा है, ये थीटा है, तो इसको हम ये एम ए काट थीटा, ये थीटा है तो एम ए की वजह से एम ए काट थीटा है, तो ये हमारा एम ए डैश साइन थीटा हो जाएगा। अब देखिए द स्यूडो एक्सेलरेशन फॉर द बॉडी ए डैश इक्वल टू ए। जो स्यूडो एक्सेलरेशन है तो ए को इधर जा रहा है तो ए डैश के बराबर होगा, इसलिए हमने सोचा ए डैश क्यों लिखा है, इसको ए ही लिखना चाहिए, इससे कंफ्यूजन होता है। तो ए इधर होगा, जैसे पीछे ये देखिए इधर ए लिखा है तो इधर भी ए लिखा है, कंफ्यूजन सेम यही क्वेश्चन है। तो ये इधर को होगा, तो जाहिर सी बात है कि इफ द स्यूडो फोर्स एम ए कास थीटा इक्वल टू, अब स्यूडो फोर्स जो लग रहा है वो कितना है, एम ए कास थीटा, इसको ए डैश को हटा के एम ए लिखा जाएगा। तो एम ए कास थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इस एम जी साइन थीटा के, क्योंकि ये इधर को है तो ये इधर को है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे तभी ये अपनी जगह स्थिर रहेगा। तो एम ए कास थीटा इक्वल टू एम जी साइन थीटा हो गया। देन द बॉडी विल बी एट रेस्ट,
तभी ये बॉडी अपनी जगह पर रेस्ट में रहेगी। तो यम से यम कट जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा जी साइन थीटा, और ये कास थीटा वाला नीचे चला जाएगा, तो साइन थीटा अपन कास थीटा इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो ए बराबर जी टेन थीटा हो जाएगा। ये इस तरह होगा कि यम से यम कट जाएगा, तो ए कास थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा, तो ए बराबर जी साइन थीटा अपान कास थीटा। अब ये साइन थीटा अपान कास थीटा की जगह टेन थीटा रख दिया, तो 74 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ए मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ए ट्री विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जैसे अभी पीछे मंकी वाला क्वेश्चन किए थे वैसे फिर आ गया ये मंकी वाला। कह रहा है लेकिन इसमें ऊपर को जा रहा था, इसमें नीचे को आ रहा है। तो कह रहा है एक बंदर है डाली में घूम रहा है और नीचे की ओर आ रहा है डाली में। कह रहा है इफ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ ब्रांच इज 75% ऑफ वेट ऑफ द मंकी। कह रहा है कि जो डाली है उसके टूटने की क्षमता क्या है, जो मंकी है उसके वेट का 75%। कह रहा है द मिनिमम एक्सेलरेशन विल व्हिच मंकी कैन स्लाइड डाउन विदाउट ब्रेकिंग द ब्रांचेज। तो कह रहा है कि कम से कम कितने त्वरण से मंकी नीचे की ओर जाए कि जिससे कि रस्सी बिना टूटे रह जाए। तो ध्यान देना, अब देखिए अगर ऊपर की ओर जाता तो G प्लस ए होता है तो रस्सी टूट जाती, तो क्षमता 75% कम है। लेकिन चूंकि नीचे को मंकी जा रहा है तो G माइनस ए होता है नीचे जाने पे, इसलिए नहीं टूटेगी, नहीं तो ऐसे टूट जाती उसके बैठने पे। तो आप देखते हैं तो देखिए अब इसका फिगर भी बना लेते हैं, बार बार वही फिगर बनाया जा रहा है। mg नीचे को काम करेगा और तनाव ऊपर की ओर काम करेगा, और मंकी नीचे को जा रहा है तो त्वरण नीचे को काम करेगा। ये हो गया mg, ये हो गया टेंशन तनाव डाली का, और त्वरण नीचे की ओर हो गया। अब नीचे को जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि mg माइनस टी इक्वल टू ma होगा। तो mg माइनस टी इक्वल टू ma लिखा है। लेट टी बी द टेंशन इन द ब्रांच ऑफ ए ट्री। कह रहा है टी तनाव है शाखा का। व्हेन मंकी इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन है, जब मंकी ये त्वरण से नीचे की ओर जाता है तो क्या बनेगा, mg माइनस टी इक्वल टू ma। बना के दिखा दिया। अब कह रहा है टी बराबर 75% ऑफ वेट ऑफ मंकी। जो तनाव है इस शाखा में ब्रांच में, तो वो कितना है, मंकी का जो वेट है उसका 75%। तो टी बराबर 75/100, और टी बराबर mg होता है तो mg बाहर लिख दिया, 75/100 mg हो जाएगा टी बराबर। तो मान लिया कि मंकी का वेट 100 है यहाँ पर, क्योंकि प्रतिशत में दिया है तो 100 मान लिए। तो ये आ गया 3/4 mg टी आ गया। अब ma इक्वल टू, ये टी इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ma इक्वल टू, अच्छा ma इधर है तो mg में माइनस टी ही रहेगा। तो ma इक्वल टू mg माइनस टी की जगह इतना रख दिया 3/4 mg। तो ये आ गया, इधर जाएगा तो 4 mg में 3 mg घटेगा तो 1 बचेगा। तो 1/4 mg या a बराबर g/4। तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के चौथाई त्वरण से अगर ये नीचे उतरेगा तो रस्सी नहीं टूटेगी। तो हमारा 75 का सी विकल्प करेक्ट हो जाएगा। अब 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये नए क्वेश्चन अभी आए हैं एग्जाम में। कह रहा है कि ए बॉल ऑफ मास 0.15 kg इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट 10 मीटर, स्ट्राइक द ग्राउंड एंड रिबाउंड द सेम हाइट। द मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल इज नियरली।
कह रहा है एक गेंद है जिसका द्रव्यमान 0.15 किलोग्राम है, उसको 10 मीटर की ऊंचाई से पृथ्वी में छोड़ दिया गया। अब वो पृथ्वी से टकरा करके 10 मीटर ही ऊपर तक उछल जाती है। तो कह रहा है कि जो आवेग है, इम्पल्स, कितना काम करेगा उस गेंद में, ये हमको बताना है। जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखना है। तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए जो जो दिया है पहले लिख लेते हैं। तो गिवन द मास ऑफ बॉल ड्राइव्ड फ्रॉम द हाइट m = 0.15 किलोग्राम। गेंद का द्रव्यमान हो गया। गेंद कितनी ऊंचाई से गिराई जा रही है? h बराबर 10 मीटर से। आप देखिए हमको पता है कि इम्पल्स बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन। ध्यान दीजिए, संवेग परिवर्तन की दर नहीं, केवल संवेग परिवर्तन। दर अगर हो जाएगा तो नीचे डेल्टा टी हो जाएगा, तब इधर केवल एफ रखेंगे। बल बराबर संवेग परिवर्तन की दर होगा, लेकिन आवेग बराबर संवेग परिवर्तन होगा केवल। बार बार बताते हैं, ध्यान दीजिए, यही गलत हो जाता है। तो देखिए, तो इम्पल्स बराबर हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम। तो यम द्रव्यमान तो वही रहेगा, वेग में परिवर्तन होगा, तो मॉड ऑफ डेल्टा वी हो गया, यानी परिमाण। तो डेल्टा वी कितना हो जाएगा? चेंज निकालना है तो अंतिम में प्रारंभिक घटा देंगे, तो v2 - v1। तो हियर v2 इज वेलोसिटी रीचेड टू द सेम हाइट। v2 भी उतना ही चली जाती है जितना v1 है। तो v1 इज वेलोसिटी जस्ट बिफोर स्टार्टिंग टू द ग्राउंड। जो v1 है हमारी, ये v1 क्या है? तब तक रहेगी v1 जब तक, जैसे ही मतलब पृथ्वी से टकराने के जस्ट पहले तक v1 रहेगी। इसके बाद v2 हो जाती है। तो v1 जितनी है उतनी ही v2 है, बस दिशा बदल गई है। तो परिमाण सेम है, दिशा केवल बदल गई है। तो कह रहा है कि फॉर केस 1 बॉल ड्राइव्ड फ्रॉम द 10 मीटर हाइट एंड स्ट्राइक टू द ग्राउंड। ठीक ना? पहले केस में क्या है कि गेंद नीचे को गिरती है और पृथ्वी से टकराती है। अब दूसरे वाले में क्या होगा? नाउ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड इज। तो पृथ्वी से टकराने के जस्ट पहले उसका जो वो होगा, नाउ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल जस्ट बिफोर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो हमारा फार्मूला होता है v² = u² + 2gh। अब v तो प्रारंभिक वेग 0 है। अब v वेग से पृथ्वी से टकरा रही है और उतनी ही ऊंचाई तक जा रही है। तो ये अब पृथ्वी से जब टकरा रही थी v1, अब टकरा के जब ऊपर जाएगी तो v2 मानेगा। तो v1² हो जाएगा 2gh। तो v बराबर आ जाएगा v1 बराबर √2gh। आप देखें यहाँ पर माइनस साइन क्यों लगा है? तो माइनस साइन इसलिए लगा है क्योंकि नीचे की दिशा को निगेटिव माना है। तो ऊपर वाली को पॉजिटिव मानेगा। आप नीचे वाली को पॉजिटिव मानिए तो ऊपर वाली को निगेटिव मान लीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर करता। तो यहाँ v1 आ गया -10√2 मीटर पर सेकेंड। इतना गणित लगा रहा है, इतना गणित लगाने की जरूरत नहीं है, बड़े आसानी से आ जाना चाहिए। अब देखिए, फॉर द केस सेकेंड बॉल रिबाउंड टू द सेम हाइट। दूसरे केस में क्या है कि वस्तु उतने ही ऊंचाई तक चली जाती है। तो द वेलोसिटी विल व्हिच द बॉल जस्ट रीचेड टू द सेम हाइट। तो अब वेग क्या होगा कि उतनी ही ऊंचाई तक वस्तु चली जाए। तो v2 = √2gh। अब यहाँ पर देखिए, v1 को निगेटिव लिया था क्योंकि दिशा इधर थी, अब जस्ट उल्टा दिशा हो रही है। तो एक को पॉजिटिव लेना है, एक को निगेटिव। तो इसने v1 को ही निगेटिव ले लिया, तो v2 को पॉजिटिव लिया। हम v1 को पॉजिटिव ले रहे थे तो v2 को निगेटिव ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो v2 = आ गया √2gh। तो v2 आ गया √2g बराबर 10 है, h 10 मीटर है, तो आ गया 10√2 मीटर पर सेकेंड। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ द इम्पल्स इम्पेयर टू द बॉल। अब बॉल में कितना जो है वो लगेगा आवेग, तो होगा द्रव्यमान गुणे वेग में परिवर्तन, यानी संवेग में परिवर्तन। तो ये द्रव्यमान है 0.15 kg
और ब्रैकेट के अंदर रखा गया है, मतलब कहने का ये है कि हमको इसका जो परिमाण है वो रखना है। तो 10√2 माइनस, अब दिशा बदल गई है तो उसके लिए माइनस रखा है, v2 माइनस v1, v1 में माइनस लगाया तो ये आ गया। अब ये दोनों जुड़ जाएगा तो 2 × 10√2 हो जाएगा, तो ये आ गया 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया 4.2 kg मीटर पर सेकेंड। तो 76 का बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखना है। ये भी क्वेश्चन उसी तरह है, कोई अंतर ज़्यादा नहीं है। कह रहा है ए सेल ऑफ मास m इज एट रेस्ट इनिशियली। एक यम द्रव्यमान का कोई सेल है, यानी सेल मतलब गोला मान सकते हैं, वो रेस्ट में है। कह रहा है इट एक्सप्लोड इनटू 3 फ्रैगमेंट्स, 3 भागों में टूट जाता है। हैविंग मास इन द रेशियो 2:1, और 3 भाग जो टूटते हैं उनके द्रव्यमान का रेशियो क्या है, अनुपात क्या है, 2:1 का। कह रहा है इफ द फ्रैगमेंट हैविंग इक्वल मास फ्लाई अलोंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। कह रहा है जो ये 2 मास वाले बराबर हैं, एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर ऊपर जा रहे हैं, विद वी स्पीड v, और वेग इनका v है। तो कह रहा है द स्पीड ऑफ द थर्ड लाइटर फ्रैगमेंट, तो तीसरे हल्के वाले का वेग क्या होगा। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पीछे क्वेश्चन हम लोग कर ही चुके हैं, तो इसको करना है। तो देखिए प्रारंभ का संवेग बराबर अंतिम का संवेग, ये होता है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। तो प्रारंभ में वस्तु स्थिर है तो यम गुणे स्थिर के लिए वेग 0 हो जाएगा बराबर। अब अंत में 3 भागों में टूटता है, 1:2:1 के रेशियो में, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान है तो 1 का 2/5 ग्राम होगा, 1 का 2/5 होगा, दूसरे का 1/5 होगा द्रव्यमान। तो इसको रख दिए। अब संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान और वेग के लिए, अब वेग के लिए क्या है कि इसमें कह रहा है कि 2 एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर भागते हैं, एक दूसरे के 90 डिग्री के कोण पर। तो यहाँ पर देखिए माइनस रखा है, हम लोग प्लस भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो माइनस लिया है तो हम इसको माइनस की तरफ मान लेंगे। अब देखिए ये मान लें कि ये हमारा इसको इस तरह बनाना पड़ेगा। इस तरह इन्होंने बनाया, समझाने के लिए हमने इधर बना दिया। तो ये इधर x एक्सिस है तो इधर -x एक्सिस हो जाएगी, अगर ये केंद्र बिंदु हो, इधर y एक्सिस है। तो माइनस वाले में x एक्सिस में i कैप होता है, एकांक सदिश, तो ये -i हो जाएगा, ये +i हो जाएगा, और इसमें j कैप हो जाएगा y एक्सिस में, इधर -j हो जाएगा। तो चूंकि माइनस लिखा है इसलिए हम समझा दे रहे हैं। तो 2/5 ये m और v कितना हो जाएगा, -vi, -v। इधर को चूंकि वेग है, इधर को ले रहा है, हम इधर को भी ले सकते हैं, तो प्लस लिखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इधर को ले रहा है तो माइनस लिखा vi, i इसलिए लिखा ताकि x एक्सिस में i कैप जो होता है एकांक सदिश होता है, +2/5 m vj कैप। अब इधर लिया है दूसरी, क्योंकि दोनों जो बराबर बराबर वाले पिंड हैं एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर परपेंडिकुलर दिशा में जा रहे हैं, इसलिए i और j एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पे हैं, तो इसलिए लिखा है i और j, +m/5 v डैश, यही हमको निकालना है। तो ये m 0 हो गया बराबर -2 mvi कैप +2 mvj कैप +mv डैश, ये 5 ये इधर जाएगा पूरा, तो ये 0 है तो कट इधर जाके 0 हो जाएगा, इधर पूरा चला जाएगा, इसलिए ऊपर ऊपर वाला बार बचेगा।
तो ये लिख दिया। तो वी डैश इक्वल टू, अब ये इधर वी डैश, अब ये पूरा इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा वी डैश इक्वल टू, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो पूरा उठ के जब इधर आएगा ये पूरा इतना, तो ये अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए ये x और y 90 डिग्री के कोण पर है, तो यहाँ पाइथागोरस का प्रमेय लग जाएगा। तो इन दोनों का जो परिणामी होगा वो विकर्ण के बराबर होगा। कई बार हम बता चुके हैं, इस बात को समझिए, क्योंकि इसका जब ये रख करके इसकी हेड में इसका टेल रखेंगे तो ऐसे जाएगा, और फिर डैट डैट ऐसे करेंगे, तो ये इसका परिणामी होगा। तो विकर्ण के बराबर ही होगा इस त्रिभुज के, तो इसीलिए विकर्ण के बराबर करेंगे। तो विकर्ण जो होगा वही परिणामी वेग होगा इन दोनों का। तो परिणामी विकर्ण का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। तो एक आधार है एक लंब है, तो 2v का स्क्वायर प्लस 2v का स्क्वायर। तो ये v डैश इक्वल टू हो गया अंडर रूट 8v का स्क्वायर, यानी v डैश इक्वल टू हो गया 2√2v। तो ऑप्शन तीसरा हमारा करेक्ट। ये कई बार बता चुके हैं आपको क्वेश्चन। तो इस प्रकार से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। 77 क्वेश्चन ही थे, आगे कोई क्वेश्चन नहीं है। अब इसके बाद हम लोग कक्षा 11 का केमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज बस यहीं तक।